राजस्थान की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अजमेर की ओर से आयोजित 10वीं की परीक्षाएं माध्यमिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर आपके लिए आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 100% आपके एसआई पेपर आपको 18 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है और उसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। पूरा एक मॉडल हल करवाऊंगा, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% आपके इसमें से क्वेश्चन आएंगे। लगभग आपकी 18 क्वेश्चन इसी में से आपको मिलने वाले हैं, 17 से लेकर 18 क्वेश्चन। तो इस मॉडल पेपर को पूरा देखना है, उस वीडियो को पूरा देखना है। उसी के साथ उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर द्वारा संचालित ये मॉडल पेपर आप इसकी उपयोगिता देख सकते हैं। राजस्थान की संस्था जोधपुर द्वारा संचालित संस्था उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर द्वारा संचालित ये मॉडल पेपर है। उसमें से 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय रहने वाला है और ये आ रहा है आपके समय निर्देश। और यहाँ पर आपके पहले प्रश्न आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, आपको पता है 12 क्वेश्चन आएंगे, सभी 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपको यहाँ पर हल करवाए जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को आपको यहीं पर देखना है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आते रहता है स्टडी कंटेंट, वो भी सबसे अच्छा। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर 1, 2, 3 प्रश्न आपको यहीं पर क्लियर करा दूंगा। पहली बात, 1929 का कांग्रेस जो लाहौर अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसी के साथ इसमें एक प्रस्ताव पास हुआ था पूर्ण स्वराज्य का, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैंने 3-4 प्रश्न यहाँ पर कवर करा दिए एक में ही। उसी के साथ दूसरा प्रश्न है, लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लोह अयस्क है वो एक अनवनीकरण संसाधन है, ठीक है। उसी के साथ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ सकता है। ये अनवनीकरण वाला आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को, तो केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकार है उनको कितने अधिकारों में बांटा गया है? ये प्रश्न आपके आ रहा है, तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके 3, यानी सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी जो अधिकार है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सी सूचियां हैं आपको पता नहीं है? तो वो एक तो है सम सूची, संघ सूची, और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये 3 विधायी अधिकार है, ठीक है। उसी के साथ चौथा है आपके जाल वेराई नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1834 में जो जाल वेराई नामक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी 1834 में। उसी के साथ आपके 5वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? आपको बताना है। तो गेहूं है वो एक रोपण फसल नहीं है, डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आ सकता है, ठीक है। 100% क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का। उसी के साथ छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय जो क्षेत्र है उसका नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य है वो तृतीय क्षेत्र का नहीं है? आपके छठा क्वेश्चन यही है। तो छठे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि है वो एक प्रथम स्तर का है, आपको पता है। बैंकिंग, संचार और परिवहन साधन है वो आदि, ये सभी तृतीय क्षेत्र के हैं। तो ये जो कृषि है वो प्रथम का है। उसी के साथ 7वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो आपके साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। साबरमती आश्रम गुजरात का है, वहां पर से महात्मा गांधी की नमक यात्रा शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च को शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को उनकी यात्रा शुरू हुई थी। उसी के साथ 8वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण की मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। तो भूमि को जो निम्नीकरण की समस्या है उसका प्रमुख कारण क्या है पंजाब में? तो वो है आपकी अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण की समस्या बन रही है। उसी के साथ आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 9वां क्वेश्चन है। तो 9वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला है। उसी के साथ 10वां क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपके हो जाएगा 1804 में नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था। उसी के साथ आपके 11वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा दोनों पाई जाती है? तो वो आपकी उड़ीसा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। मृदा से संबंधित आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है और एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसी के साथ 12वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का आपके वो है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र आधारित है। उसी के साथ मतलब आधार पर विभाजित है। अगले क्वेश्चन है आपके रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 6 क्वेश्चन यहाँ पर, और सभी क्या होंगे 1-1 नंबर के होने वाले हैं आपकी क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से देखना है। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर जो पहले का होने वाला है वो है सिल्क मार्ग, ठीक है। सिल्क मार्ग है वो आधुनिक काल से पूर्व इनका जो जीवंत उदाहरण है, ठीक है, सिल्क मार्ग है।
उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में को राष्ट्र के नारी के रूप में चित्रित किया गया है। फ्रांस को किस राष्ट्र के, तो आप लिखोगे मारियान, ठीक है, मारियान। फ्रांस में मारियान को जो है नारी राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, कोई भी इस आशा से किया जा सकता है कि यह परिसंपत्ति या लाभ अर्जित होगी। तो इसमें आपका रेगिस्तान तीसरे में आने वाला है, वो आपके आएगा निवेश, ठीक है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जा सकता है कि यह एक परिसंपत्ति या लाभ अर्जित करेगी, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें हम अपना लाभ जरूर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके इसमें आपके चौथे में रेगिस्तान आपके आएगा, जो वो आएगा आपके संगठित, ठीक है, संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। उसी के साथ पांचवा है आयात पर कर व्यापार का एक उदाहरण है। तो पांचवें में आपका रेगिस्तान आएगा, वो आएगा व्यापार अवरोध, यानी आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, ठीक है, अवरोध का एक उदाहरण है। आयात पर एक कर लगा दिया जाए तो वहां पर एक व्यापार का एक अवरोध का उदाहरण है। उसी के साथ छठा क्वेश्चन है, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश MP में वो स्थित है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पक्का आने वाला है। उसी के साथ आपके लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनमें आपके एक शब्द की क्वेश्चन आएंगे। गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, तो गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका राइट आंसर आप देंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक देशों से जैसे काम करने के लिए मजदूर लाए गए थे, मतलब जो काम करने के लिए व्यक्ति लाए गए थे, फिजी, गुहाना और वेस्ट इंडीज देशों से लाए गए थे, उनसे काम कराते थे, इनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और वो एक एग्रीमेंट होता था, यानी बिगड़ा हुआ रूप था, एक एग्रीमेंट होता था, उसके अनुसार आप 4-5 साल तक आपको काम करना निश्चित होता था। उसी के साथ वीटो किसे कहते हैं, तो वीटो मतलब वीटो का अर्थ है, आपको लिखना है वीटो निषेध अधिकार, अर्थात मैं मना करता हूं। जब एक सदस्य की असहमति हो तो पूरे प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है, उसे वीटो कहते हैं। वीटो कौन प्रयोग करता है, वो राष्ट्रपति के पास होता है और प्रधानमंत्री के पास भी होता है। उसी के साथ तीसरा है कोल्स, स्मिथ और नॉर्मल, तीनों में क्या समानता थी, तो ये तीनों ही कोल्स, स्मिथ और नॉर्मल तीनों ही रंग भेद का क्या करते थे, विरोध करते थे, रंग भेद का विरोध करते थे, तीनों के तीनों ही। उसी के साथ चौथा है आपकी नवीनीकरण संशोधन और गैर नवीनीकरण संशोधन का एक एक उदाहरण लिखना है। तो नवीनीकरण संशोधन का उदाहरण हो जाएगा आपकी पवन ऊर्जा, और उसी के साथ अनवीनीकरण का आपका हो जाएगा कोयला, कोयला अनवीनीकरण का संशोधन का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उदाहरण लिखने हैं। पांचों क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था, तो आपको इसमें बताना है मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड वगैरह ये, और धुरी राष्ट्र में वो जापान वगैरह वही थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। उसी के साथ आपका सातवां क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या अर्थ है, तो मतलब इस समय क्या हुआ था, इस समय भूमंडलीकरण का दौर शुरू हो गया था, भूमंडलीकरण का दौर शुरू हो गया था, तो मतलब दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका यही ऐसे है कि वहां पर भूमंडलीकरण का दौर शुरू हो गया था। उसी के साथ आठवां क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर से आपका क्या तात्पर्य है, तो शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य यही है कि अब जो प्रति 1000 शिशुओं पर वो 1 वर्ष से कम पहले ही मर जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब 1000 बच्चे हैं, आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपके मतलब 1000 बच्चे हैं एक क्षेत्र में कहीं पर 1 वर्ष के हिसाब से लें, तो वहाँ पर अगर 963 बच्चे 1 वर्ष से पहले ही मर जाते हैं, तो वहाँ पर 963 शिशु की मृत्यु दर हो गई, ठीक है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके, भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो भारत में जो जूट की फसल होती है उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। उसी के साथ 10वां क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं, तो शासन के उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहते हैं शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता के बंटवारे को विकेंद्रीकरण कहते हैं। उसी के साथ आपका 12वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाले कोई आपको हानि लिखनी है, तो उसके क्या हुआ था, भारत में वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ था, लघु उद्योगों का विकास जो विनाश हो गया था, विकास नहीं विनाश हो गया था, लघु उद्योग है वो बर्बाद हो चुके थे पूरी तरह से, ठीक है। उसी के साथ इस प्रकार से आपको लिखने हैं। आपकी खंड व्याख्या की बात करते हैं यहाँ पर, इतिहास की पुनर्व्याख्या किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, इस प्रकार से आपको इनके आंसर लिखने हैं। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पर आपकी 9वां प्रश्न है कि संकटग्रस्त एवं लुप्त प्रजातियों में कोई 2 अंतर लिखने हैं, तो संकटग्रस्त वे जातियां होती है जिन जो अभी मतलब जिन जो संकट में होती है, मतलब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, और लुप्त प्रजातियां वो होती है जो कभी संकट में थी लेकिन अभी वो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। दूसरा कारण आप ये लिखेंगे कि संकटग्रस्त जो है
प्रजातियों को संरक्षण देकर उनको बचाया जा सकता है, अभी भी उनको बचाया जा सकता है। लेकिन लुप्त प्रजातियों को संरक्षण तो क्या दें, लेकिन उनको संरक्षण तो दे ही नहीं सकते क्योंकि अब दुनिया में रही नहीं है, लेकिन उनको दोबारा हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लुप्त प्रजातियां जो हो चुकी है डायनासोर वगैरह, वो वापस नहीं आ सकती है। उसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आपको लिखना है 13 अप्रैल को आयोजित 13 अप्रैल को एक मतलब वहां पर विरोध करने के लिए एक सभा हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध में। तो वहां पर क्या हुआ था, पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें एक और दरवाजा और तीनों और दीवारें ही दीवारें हैं। वहां पर क्या किया था, एक अंग्रेज था जनरल डायर, उन्होंने क्या किया था, वहां पर भीड़ पर एक जो दरवाजा था उसकी तरफ खड़े हो गए और वहां से गोलियां चलानी आपके शुरू कर दी और उस तरह से बहुत से लोग वहां पर मरे थे। और इसके लिए उनको इंग्लैंड में पुरस्कार भी दिया गया था जनरल डायर को। बाद में जनरल डायर को उधम सिंह ने मार दिया था। इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिख देनी है पूरी विस्तार से। इस प्रकार से सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित आपको व्याख्या करनी है। इंपोर्टेंट इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। जार वेराइन की स्थापना इस प्रकार से। वर्षा जल संरक्षण किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य लिखने आपको। तो राजस्थान में विशेषकर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं राजस्थान के एग्जामों में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये रहे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके निम्नात्मक प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है। बता दूं आपको 12 मार्च से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और मतलब सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है मतलब आज्ञा है, अपनी जो आज्ञा देते हैं उसको सविनय यानी विनय के साथ उसको मना कर देना, मतलब आज्ञा करना। असहयोग आंदोलन इस प्रकार से मतलब जहाँ सहयोग नहीं दिया जाए, इस प्रकार से आपको इनमें विश्लेषण मतलब उसके आपको बताना है, उसकी सकारात्मक नकारात्मक आपको प्रभाव भी बताने हैं वहाँ पर। इस प्रकार से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर आप दिया हुआ है कांडला, हीराकुंड बांध, तुत्ती, कोरिन और दुर्गापुर। तो ये आपकी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर बताता हूँ आपकी कांडला पहले तो कांडला आपके यहाँ पर मतलब गुजरात के पास में हो जाएगा। उसी के साथ आपका हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में यहाँ पर हो जाएगा और तुतीकोरिन यहाँ पर हो जाएगा और जो दुर्गापुर है वो आपके बंगाल में हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर रहने वाले हैं इंपोर्टेंट। ये मैप मैंने बता दिया है। उसी के साथ दूसरा भी आप मैप कर सकते हैं। रावत भाटा है, वो रावत भाटा आ जाएगा राजस्थान के यहाँ पर। उसी के साथ नासिक है और नवेली और मारमोवा, इस प्रकार से आपको भरने हैं। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में।